हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करेंगे सेट नंबर 4 की जनरल साइंस। अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। डेली बेसिस के ऊपर अपन एक सेट लगाते हैं 50 क्वेश्चंस का। उसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हुए सेट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। गाइज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये आप लोगों को आंसर देना है कि लैंप का प्रतिरोध कितना होता है। आंसर दीजिएगा गाइज। सिंपल सा क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान अपन पार्ट मान सकते हैं, तीनों कंबाइंड लेते हुए अपन चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। 100 वाट और 100 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। आंसर दीजिएगा गाइज फटाफट। प्रतिरोध आपसे पूछा गया है, क्या आंसर बनेगा देखिएगा गाइज। वाट होता है, वाट मतलब किसकी इकाई है वाट। वाट है गाइज पावर की, पावर बोलते हैं शक्ति को। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कई फॉर्मूले बन जाते हैं। पी इक्वल टू वी इंटू आई हो जाता है, या आई स्क्वायर इंटू आर हो जाता है, या वी स्क्वायर बाई आर हो जाता है। आपको जो एक क्वेश्चन में दे रखा है वो फॉर्मूला उठा लीजिएगा। यहाँ पे आपको पी दे रखा है, ओके गाइज, और यहाँ पे वी दे रखा है। पी और वी किस में आता है और आपसे आर पूछा जा रहा है, यानी वो फॉर्मूला लीजिएगा चारों में से जिसमें पी, वी और आर दे रखा है। तो पी, वी, आर किस में है गाइज, आप देखोगे इसमें और इसमें है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला काम आएगा पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वाला। यहाँ से आपको आर की वैल्यू क्या निकलेगी, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगी। वी स्क्वायर का मतलब 100 वोल्ट है, तो 100 इंटू 100 आपस में पी कितना हो जाएगा। पी आपका 100 है तो 100 का भाग चला गया, 100 और 100 कैंसिल हो गए, तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपके 100 ओम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, नॉर्मल न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके गाइज आगे बढ़ेंगे। पसंद आ रहा है गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फ्यूज को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। गाइज जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार जो किससे मिलके बना हुआ होता है, फ्यूज तार मिलता है गाइज फर्जी टीसी। टीसी का मतलब फर्जी का मतलब फ्यूज तार, टी का मतलब टिन और सी का मतलब शीशा। जो फ्यूज तार होता है गाइज वो अपना टिन और शीशे से मिलके बनता है। यहाँ पे आपको बताना कि फ्यूज तार को परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर किस प्रकार से जोड़ा जाता है। श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे गाइज आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है। ओके गाइज, फ्यूज वायर की क्षमता दर्शाई जाती है। गाइज जो अपना फ्यूज वायर होता है उसकी कैपेसिटी किस फॉर्मेट के अंदर दर्शाई जाती है। कैपेसिटी दर्शाने का जो सीक्वेंस है बताइएगा। जैसे कि मैं एक फ्यूज वायर ले लेता हूँ गाइज, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है आप देखोगे इसके ऊपर लिखा हुआ होता है जो भी है 5 एम्पियर 10 एम्पियर। तो हमेशा फ्यूज वायर की गाइज कैपेसिटी दर्शाई जाती है एम्पियर के अंदर, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसकी करंट कैरी करने की कैपेसिटी कितनी है, विद्युत धारा को प्रोवाइड करने की क्षमता कितनी है। विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर में लिखा जाता है। ओके गाइज क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक अच्छे चालक में होता है गाइज, आंसर दीजिएगा चालक की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिएगा पदार्थ की कई प्रकार अवस्थाएं मान सकते हैं अपन, चालक, कुचालक, अर्धचालक। तो यहाँ पे आपको बताना कि चालक, अच्छे चालक में क्या होता है। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च चालकता। ध्यान दीजिएगा उच्च चालकता, हाई कंडक्टिविटी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। प्रतिरोध किसके अंदर होता है, रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है। गाइज देखिएगा अगर अपन बात करें 3 प्रकार की होती है ये, चालक, कुचालक और अर्धचालक, ठीक है। गाइज बात करें चालकता इसकी कितनी होती है, अपन कह सकते हैं चालक ये प्रतिरोध इसका कितना होता है। गाइज प्रतिरोध की बात करें तो इसका गाइज बहुत कम होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम प्रतिरोध होगा तो इसकी चालकता कितनी होगी, चालकता बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे का उल्टा होता है। कुचालक होता है गाइज इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। और अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है गाइज इन दोनों के बीच का होता है। अर्धचालक के उदाहरण की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। निम्न में से ऋणात्मक आवेश किसके ऊपर होता है। आंसर दीजिएगा गाइज नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, उदासीन होता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। इनके ऊपर इनका द्रव्यमान कितना होता है गाइज, इनका होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ये चार्ज कितना होता है देखिएगा गाइज, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया इनका द्रव्यमान,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे द्रव्यमान हो गया 9.1 इंटू 10⁻31। और इन पे जो गाइज चार्ज की वैल्यू होती है, इस पे तो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे हो जाता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों में बराबर होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके गाइज, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी गाइज जे थॉमसन के द्वारा। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी गाइज गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन नाम किसने दिया? प्रोटॉन नाम दिया रदरफोर्ड ने दिया। ओके गाइज, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इनकी ईयर भी याद रख लीजिएगा गाइज, कब किस ईयर में खोज की, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया, याद हो गया था अपना सोम वाला। सिलिकॉन की परमाणु संख्या निम्न के बराबर होती है। देखिए गाइज, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या चीज़ है गाइज? अर्धचालक है। आंसर दीजिएगा सबसे पहले कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर बताइएगा गाइज। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? देखिएगा नॉर्मल, चलो सपोज कीजिएगा गाइज आप लोगों को ये चीज़ याद नहीं है परमाणु क्रमांक, लेकिन एक तो आपको अच्छे से याद होगी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता +4 होती है। ये तो आपको अच्छे से पता होती है। तो +4 कोशिश कीजिएगा कि कहाँ पे बन रही है। वैसे तो +4 इसमें भी बन रही है और इसमें भी बन रही है, तो ये तो अपना लॉजिक बैठेगा नहीं। परमाणु क्रमांक आपको याद करने पड़ेंगे। तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर है? तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी 14 के बराबर। सोडियम 11, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो 11, 12, 13, 14 पे आ जाता है अपना सिलिकॉन। ठीक है, इसके अंदर जो कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला है वो 2n² से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। KLMN ये कक्षाएँ होती है। के को पहली, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ठीक है, इस तरीके से अपन भरते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सीक्वेंस भरेगा वो हो जाएगा 2, 8 और 4। किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारण है। देखिए गाइस, कोई भी चालक तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, किसकी वजह से होती है? जैसे कि गाइस ये चालक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। ये टर्मिनल ए है और ये इसका टर्मिनल एंड पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में गाइस कोई बैटरी लगाएंगे तभी तो इसके अंदर करंट फ्लो होगी। और बैटरी लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ अपन वोल्टेज लगाएंगे। यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में यदि अपन यहाँ पे वोल्टेज में गाइस मैं VA मान लूँ और इस पॉइंट में वोल्टेज VB मान लूँ, तो इसके अंदर करंट किसकी वजह से फ्लो होगी? इसमें होगी गाइस ये जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है, जिसको बोलते हैं विभव में अंतर, जिसको बोलते हैं गाइस विभवांतर। समझ में आ रहा है? तो ये विभवांतर के कारण, जैसे कि सपोज कीजिएगा यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों का? 5 वोल्ट। तो विभवांतर कितना हुआ? 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट के कारण इसके अंदर करंट फ्लो होएगी। तो हमेशा किसी भी चालक तार के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है विभव में अंतर के कारण। विभव में अंतर को आप विभवांतर बोल सकते हो और इसकी यूनिट हमेशा वोल्ट ही होती है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है कहलाता है। वह सबसे छोटा कण कौन सा है गाइज? उसमें उस तत्व की सभी गुण विद्यमान हो। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। परमाणु, प्रोटॉन, तत्व या अणु। वह सबसे छोटा कण कौन सा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो? गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अणु। अणु आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। शरीर के किस हिस्से में भोजन को अवशोषित होता है? आंसर दीजिएगा गाइज, शरीर के किस हिस्से में भोजन का अवशोषण होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको भोजन का अवशोषण पूछा गया, पानी का अवशोषण नहीं पूछा गया है। भोजन का अवशोषण कौन से हिस्से में होता है गाइज? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत को गाइज इंग्लिश के अंदर बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये टर्म से याद रख लीजिएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोला जाता है, यकृत को लीवर बोला जाता है। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? कंप्लीटली छोटी आंत से ही होता है, इसी के अंदर कंप्लीटली पाचन होता है। हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है? हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है गाइज? देखिएगा, एसिड की बात हो रही है, इसका काम क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं। ये पेप्सिन एंजाइम को इफेक्टिव बनाता है, सक्रिय करता है या प्रभावी करता है। यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरियाओं को मारता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाइड्रोलिक एसिड का काम क्या है गाइज? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है और भोजन के साथ में या बाहरी हवा के साथ में पेट में जो भी बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं उनको मारने का काम करता है हाइड्रोलिक एसिड। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही अनुक्रम व्यवस्थित करो।
जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी सीक्वेंस बताने की किस तरीके से क्या क्या सीक्वेंस है। जैसे कि सबसे पहले मुंह से भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि पाचन होगा तो छोटी आंत के अंदर भोजन का अवशोषण होगा। ठीक है, तो अपने को पूरी सीक्वेंस बतानी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, 2 नंबर पे पाचन होगा, 3 नंबर पे अवशोषण होगा, 4 नंबर पे आत्मसात होगा और 5 नंबर पे विसर्जन होगा। यह है गाइज पाचन तंत्र की कंप्लीट सीक्वेंस। तो एग्जाम में सीक्वेंस आपसे पूछी जा सकती है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइएगा। यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई ग्रंथियों के बारे में पूछा गया गाइज। आंसर दीजिएगा, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइएगा। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, क्या आंसर बनेगा। पाचन तंत्र से संबंधित पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आंसर बनेगा गाइज, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। लार ग्रंथि, लीवर और पेनक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में बोला जाता है पेनक्रियाज, यकृत को बोल देते हैं अपन लीवर। लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय सभी की सभी किससे जुड़ी है, पाचन तंत्र से। यकृत द्वारा निकलने वाला बाइल जूस का काम क्या होता है। देखिए गाइज, यहाँ पे इंग्लिश टर्म्स है आपके सामने बाइल जूस, जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है पीतरस। आपको बताना है कि यकृत द्वारा निकलने वाले बाइल जूस का काम क्या होता है। सबसे पहले एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीत रस का श्रावण कहाँ से होता है। तो पीत रस का श्रावण होता है हमेशा यकृत लीवर से होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहाँ से होता है, लीवर से होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है गाइज, श्रावण होता है यकृत से, और पीत रस का स्टोरेज होता है गाइज गोल ब्लैडर, जिसको हिंदी में बोला जाता है पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर स्टोर किया जाता है किसको, पीत रस को। लीवर से ये निकलता है। इसका काम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसका काम क्या है गाइज। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, भोजन को क्षारीय बनाता है। जैसे ही भोजन पाचन के बाद आमाशय में पहुँचता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक हो जाता है। और बाइल जूस का काम होता है कि उस एसिडिक को ख़त्म करना, यानी भोजन को क्षारीय बनाना। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर में मौजूद सबसे सख्त सामग्री का नाम बताइएगा। अपनी बॉडी के अंदर सबसे हार्ड मटेरियल क्या है, सबसे सख्त सामग्री क्या है गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा, डेंटिन, पल्प, इनेमल या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर बनेगा गाइज, सबसे सख्त सामग्री। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इनेमल। और इनेमल कहाँ पे पाया जाता है गाइज, दांतों के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे पल्प वगैरह ये भी दांतों के अंदर पाए जाते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है बताइएगा। पेट को गाइज आप आमाशय भी बोल सकते हो, एक ही बात है। छोटी आंत, अग्नाशय या बड़ी आंत, बताइएगा गाइज। स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, पेनक्रियाज होता है या लार्ज इंटेस्टाइन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है गाइज, आंसर बन जाएगा आपका छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। भोजन प्रणाली के सबसे बड़े हिस्से का नाम बताइएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, जो भोजन प्रणाली है, जो लगभग 9 मीटर की समथिंग होती है। सबसे बड़ा हिस्सा क्या है इसका, तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है इसका छोटी आंत। सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी होती है, छोटी आंत की। नेक्स्ट है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपच भोजन क्या कहलाता है। लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपच भोजन क्या कहलाता है गाइज। अपच का मतलब बिना पचा हुआ। लीवर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपच भोजन क्या कहलाता है, पल्प, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है बताइएगा। आमाशय से स्रावित नहीं होने वाला एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज या अग्नाशय लाइपेज। कौन सा एंजाइम गाइज आमाशय से स्रावित नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय लाइपेज। ठीक है, तो यहीं से अपन नाम से ही डिफरेंट कर सकते हैं। बाकी रेनिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, जठर लाइपेज अपना आमाशय से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। एंजाइम का नाम बताना है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है गाइज। टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन या लाइपेज।
कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 21। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? देखिएगा गाइस, चुंबकीय प्रभाव किसको कहते हैं अपन? कोई भी कंडक्टर है, उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का मतलब इसमें चार्ज है वो मूव कर रहा है। देखिए गाइज, इसके कई प्रभाव पड़ते हैं। देखिए गाइज, यदि आपका चार्ज वो स्थिर है तो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पड़ता है। यदि आपका चार्ज गति कर रहा है, मूविंग कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट पैदा करेगा? वो करेगा चुंबकीय इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? आपको बताना है। फैराडे, आर्मस्टेड, जूल या कूलॉम। इस विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का मतलब यही है कि जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो चुंबकित हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा आर्मस्टेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मस्टेड। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है गाइस? क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? घरों के अंदर अपने जो एनर्जी मीटर लगे हैं उसके अंदर जो रीडिंग आती है, अपन कहते हैं कि 1 यूनिट 2 यूनिट, तो उसके आगे कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि 2 आपने यहाँ पे देखा होगा कुछ लिखा हुआ होता है, वही आपको यहाँ पे बताना है। क्या होता है गाइज? सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा। अपना जो एनर्जी मीटर होता है उसके अंदर लिखा होता है 5 kWh, 50 kWh, जो भी रीडिंग आती है। ठीक है, 1 kWh बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल इंटू सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रकृति का मूल कण कौन सा है गाइज? प्रकृति का मूल कण कौन सा है? 4 ऑप्शन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या सभी। प्रकृति के मूल कण पूछे गए गाइज। प्रकृति के मूल कण कौन से? आंसर दीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। पूरा वीडियो देखिएगा गाइज, ताकि हर क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर होता चले। कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है गाइज? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। कांसा किसका मिश्र धातु है? चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट आंसर बनेगा गाइज? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और टिन। तांबा और टिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीतल एक मिश्र धातु है जो बनी हुई होती है। पीतल किससे बनी हुई होती है गाइज? कांसा, तांबा और टिन देख लिया अपन ने, पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। तांबा और टिन, कांसा, पीतल किससे होता है? पीतल किसका मिश्र धातु गाइज? पीतल को याद करने के लिए आप पिताजी याद कर रख सकते हो। पिताजी, पी यानी पीतल, ता यानी तांबा, जी यानी जिंक। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जिंक। जिंक को हिंदी में बोल दिया जाता है जस्ता। ओके गाइज, तांबा होता है कॉपर, इसका सिंबल होता है। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? देखिए ऑप्शन में से बताना है आपको, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। कोयले के प्रकार है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमेन, पीट, कोक। भूरा कोयला किसको कहा जाता है गाइस? क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है गाइस? बताइएगा। बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिएगा इसके अंदर बाई लग गया। बाई खाना कौन बनाती है? हमेशा बाई बनाती है, तो हमेशा इसको इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे बाई लग गया, इसका मतलब ये हो गया खाने वाला सोडा, और जिसके अंदर बाई नहीं लगा इसका मतलब ये हो गया आपका धावन सोडा। ठीक है गाइज, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। जिसका बड़ा नाम होता है उसमें H आ जाता है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों की नोक में क्या होता है? माचिस की तीलियों की नोक में क्या होता है गाइज? बताइएगा। मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, लाल फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है। मैग्नीशियम Mg होता है, पोटेशियम K होता है, फॉस्फोरस P होता है, सल्फर S होता है। बताइएगा माचिस की तीलियों के नोक के अंदर क्या पाया जाता है गाइज? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल
फॉस्फोरस। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? क्वेश्चन नंबर 30। गाइज वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा साथ साथ में। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला हो जाता है गाइज O3, ध्यान में रखना। और ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है? समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। और पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक वाला मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। और समताप मंडल होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है गाइज? बताइएगा। नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है, या नाइट्रस अम्ल को, या सल्फ्यूरस अम्ल को, या सल्फ्यूरिक एसिड को? बताइएगा। नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड रसायनों का राजा किसे कहा जाता है गाइज? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2SO4। रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल, H2SO4 को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है गाइज? 4 ऑप्शन आपके सामने, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। क्या आंसर बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा अपन कुछ और चीज़ें देखते हैं, देखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। 3 ग्रुप बनते हैं। 3 ग्रुप का मतलब गाइज, एक तो एल्केन ग्रुप बनता है, एक एल्किन ग्रुप बनता है, और एक एल्काइन ग्रुप बनता है। एग्जाम में बहुत बार इन पर फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है गाइज। इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है गाइज CnH2n+2। इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n, यानी 2 माइनस होते रहते हैं। इसका हो जाता है CnH2n-2। अब देखिएगा गाइज, मैथ को हमेशा एक बोला जाता है। मैथ में 1 कार्बन होता है, एथ में 2 कार्बन होते हैं, मैथ एथ प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, पेंट में 5 कार्बन होते हैं, ठीक है गाइज। इस तरीके से होते हैं। अब देखिए गाइज, सबके अंदर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, यानी ये किसके इसके अंदर आ गया? एल्केन के अंदर। एल्केन के अंदर देखिए गाइज, अब इनका फॉर्मूला आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखिएगा मीथेन है, मीथेन का मतलब 1 होता है इसके अंदर कार्बन, तो ये हो जाएगा CH4। CN की जगह आप 1 रखोगे, N की जगह 1 रखोगे तो ये फॉर्मूला आपका, इसमें N की जगह 1 रख देगा। CH की जगह 1 रखोगे तो H4, ठीक है। इसी प्रकार से प्रोपेन लिखोगे, प्रोपेन में कितने होते हैं? कार्बन 3 होते हैं, तो इसमें कार्बन की जगह 3 रख देगा। C3, 3 दूनी 4 2 8। इस तरीके से अपन इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं। ब्यूटेन लिखना है आपको, तो ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं? 4, तो 4 और 4 दूनी 8 और 2 10, H10। इस तरीके से अपन इन सब के फॉर्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। एथ में 2 कार्बन होते हैं C, तो 2 दूनी 4 2 6, ठीक है। इस तरीके से तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। सोडियम धातु को किसके अंदर डुबोकर रखा जाता है गाइज? सोडियम धातु को किसके अंदर डुबोकर रखा जाता है? बहुत ही ज्वलनशील होता है ये, मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन करता है, इसी की वजह से इसको उसके अंदर डुबोकर रखा जाता है। बताइएगा। सोडियम जो Na होता है, जिसको अपन 11Na23 से लिखते हैं। 11 इसका परमाणु क्रमांक हो गया, 23 इसका द्रव्यमान हो गया, और इनका दोनों का डिफरेंशियल 12 इसमें न्यूट्रॉन हो गए। जल में रखते हैं, एल्कोहल में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में। देखिए गाइज, सोडियम है वो कभी भी हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हवा में संपर्क में आते ही ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक, यानी बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा करने वाली ये रिएक्शन पैदा करता है। इसीलिए इसको हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? मिट्टी के तेल के अंदर। यह ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जल हो गया, एल्कोहल हो गया, इनके अंदर तो ऑक्सीजन होता है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है गाइज? क्वेश्चन नंबर 34 आंसर दीजिएगा। आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाने के लिए आप कौन सी गैस का यूज करोगे? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या एसिटिलीन। अब देखिए गाइज, ये सभी तो आप किसका देखोगे? ये तो एल्किन ग्रुप हो गए, और ये आपका एल्किन ग्रुप हो गया। फॉर्मूले से पता चल रहा है, आप चाहो तो डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा गाइज? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन।
गाइज डेली बेसिस के ऊपर आप सीरीज देखते रहेगा ताकि आपकी पूरी साइंस अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। पूरे क्वेश्चंस को अपन कवर कर लेंगे, इजी से हार्ड लेवल क्वेश्चन सभी को। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार गलती कराने वाला क्वेश्चन है ये। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन आपको गलत करवा सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है गाइज अधातु कौन सी है। आपसे धातु नहीं पूछा गया, धातु पूछे होता तो आप पारा पे टिक लगा देते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया कि अधातु कौन सी है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। वह एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। और क्वेश्चन पूछता धातु कौन सी है, तब आप आंसर लगाते हैं पारा पे। तो दोनों एग्जाम में अच्छे से देखिएगा क्या पूछा गया है। धातु पूछे तो पारा पे टिक लगाना है, अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन पे टिक लगाना है। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो आपको इधर तो देखने को मिलती है धातु और इधर देखने को मिलती है आपको अधातु। बीच में एक जिग लाइन होती है जो दोनों को अलग करती है, जो होती है उपधातु। ओके गाइज, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? आंसर दीजिएगा, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है गाइज? प्लेटिनम, पारा, रेडियम या टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा मरकरी, जिसको आप Hg बोलते हो, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा मरकरी को। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धावन सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है गाइज? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा बोला जाता है। बिजली का बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38, बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है गाइज? कांच के बारे में पूछा गया कि कौन सा कांच होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, पायरेक्स, क्राउन, फाइबर या फ्लिंट। बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लिंट कांच। हास्य गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइएगा, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है गाइज? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये 2 इसके यहाँ पे लगा हुआ है, N2, ये है NO2 और ये है N2O2। बताइएगा लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। सूखी बर्फ क्या है? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सूखी बर्फ किसको बोला जाता है गाइज? बताने 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है सूखी बर्फ। हाइड्रोजन की खोज किसने की? आंसर दीजिएगा, हाइड्रोजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने, कैवेंडिश ने, बोयल ने, चार्ल्स ने। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? क्या आंसर बनेगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैवेंडिश। प्रिस्टले ने किसकी की थी? कंफर्म कीजिएगा, शायद गाइस ऑक्सीजन होना चाहिए। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। कैवेंडिश ने की अपनी हाइड्रोजन की खोज। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है गाइज? लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्कनीकरण किसको कहते हैं गाइज? ध्यान दीजिएगा, यदि आपको लोहे के ऊपर एल्यूमिनियम की परत चढ़ानी है तो उसको बोलते हैं वल्केनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपसे धातु के बारे में पूछा गया, तो धातु के लिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी या पारा, परमाणु क्रमांक जिसका 80 होता है। ओके गाइज, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण सोर्स है? आंसर दीजिएगा, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण सोर्स है? समुद्र के अंदर खरपतवार का मतलब समझते हो, जो समुद्री शैवाल वगैरह होते हैं उससे अपने को क्या मिलता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? बताइएगा,
आयनिक यौगिकों के गणनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं? आयनिक यौगिकों के गणनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? जैसे कि आयनिक यौगिक आपका NaCl, Na+ और Cl- में टूटा, तो इनके गणनांक और क्वथनांक क्या होते हैं गाइस? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, उच्च होते हैं। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का होता है। ऊष्मा का चालक होता है या ऊष्मा का कुछ चालक होता है या ऊष्मा का अर्धचालक होता है? धातु या ऊष्मा की क्या होती है गाइज? धातु या ऊष्मा की क्या होती है, वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा की सुचालक होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मा की सुचालक होएगी तभी तो नीचे से जो हीट मिल रही है वो ऊपर तक पहुँचेगी, इसके अंदर जो भी है। अगर कुछ चालक होती तो ये हीट यहाँ पे पहुँचती नहीं, ठीक है। यानी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है तभी ये हीट इसके अंदर जो भी चीज़ें है उस वहाँ तक पहुँचती है। कौन सी अधातु चमकीली है? देखिएगा, चमकीली पूछी गई है, अधातु कौन सी है? कार्बन, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन? बताइएगा कौन सी अधातु चमकीली है? क्या आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 47? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम या पोटेशियम। जल में डालने पर तैरने वाली धातु कौन सी है गाइज? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम के साथ में ऑप्शन नंबर ए। अंगूर का किण्वन किस प्रकार की क्रिया है? अंगूर गल जाते हैं, सड़ जाते हैं पड़े पड़े, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया गाइज? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन? क्या आंसर बनेगा? अंगूर का किण्वन, ये किण्वन टर्म्स ही आपको आंसर देगा। किण्वन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रासायनिक परिवर्तन। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं? जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं गाइज? क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक क्रियाशील होते हैं। इसकी जो क्रियाशीलता होती है गाइज, क्रियाशील का मतलब गाइज एक होती है एक्टिविटी सीरीज होती है जिसके अंदर कई एलिमेंट्स होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना पड़ता है और वो एक्टिविटी सीरीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। कभी कोशिश करेंगे वो उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स को अपन बताने के, तो ये सभी एक्टिविटी सीरीज से श्योर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है गाइज। तो जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। तो गाइज ये तो अपना सेट नंबर 4। आपको पसंद जरूर आए होंगे क्वेश्चंस। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नहीं आता तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।